सी यात्रा याद आई। खैर अच्छी सुखद है इसलिए ठीक है। और मेरा काफ़ी डिफ़िकल्ट, लोग मानते हैं ये वाला रोल कि लंच के पहले के आखिरी वक्त तक, तो सबसे आप लोग का पेशेंस एकदम अब तक बिल्कुल हम लोग जिसको बोलते वेफर थिन, यानी एकदम ही घिस चुका होगा कि कब ये ख़त्म हो, ऐसा लग सकता है। लेकिन फिर भी टाइम भी सत्यम भाई ने बोला है 15 मिनट आपके पास है, तो मैं अपनी बात थोड़ी संक्षेप में ही रखूँगी। और वैसे भी मैं अपने आप को बहुत अच्छा वक्ता मानती ही नहीं, अच्छा क्या, मैं वक्ता ही नहीं मानती खुद को। मुझे हमेशा से लिखने की आदत रही है, और जो मैं शायद लिख के कर पाती हूँ उतना शायद मैं कभी भी बोल नहीं पाती बहुत अच्छे से। इसलिए थोड़ा बोलूँगी और कोशिश करूँगी कि जो मेरे मन में था इस बारे में उसको मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। मैं बिल्कुल सुबह से लेके अब तक जो बातें हुई हैं वो काफ़ी बड़े पटल पर हुई हैं, हिस्टोरिक उसके रेफरेंसेस आए हैं, और क्यों सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, उसके डिफरेंट डायमेंशन क्या क्या है, उसके अंदर के प्रॉब्लम्स क्या है, उसके आसपास के प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब हम लोगों ने बहुत सारे उसके एस्पेक्ट सुने, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे वक्ता थे वो सब सिविल सोसाइटी के एक इंटरनल पार्ट थे। मेरे एक साथी शायद उनका भी, यानी सचिन भाई का भी एक रहा है जुड़ाव। मैं एक फुल टाइम यानी जर्नलिस्ट ही रही हूँ हमेशा, पर मेरा ऐसा जुड़ाव है कि मैंने सिविल सोसाइटी को काम करते हुए देखा है, बहुत क्लोजली मैंने देखा है, ज़मीन पे जाके देखा है काफ़ी बार, तो मेरा वैसा जुड़ाव है। तो मैं एक थोड़ा बाहर से हल्का सा व्यू लेती हूँ सिविल सोसाइटी के बारे में, और वैसा ही मैं सोचती हूँ। मैं जो एक व्यापक, अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक बहुत लार्जर पिक्चर है सिविल सोसाइटी का, उससे मैं उसको खींचते हुए वापस उसी पे आती हूँ कि हम लोग जिसकी बात कर रहे थे अभी, कि एक रजिस्टर्ड संस्था है जो एक ये सोच के काम करती हैं, कुछ उनका एक प्रॉपर उनमें एक स्ट्रक्चर होता है और वो ठीक से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका भी एम वही होता है, पूरे ही सिविल सोसाइटी का वही एम है कि समाज को हमें बदलना है, बेहतरी की तरफ ले जाना है, जो भी आज की स्थिति है उससे। तो मैं उस कंटेक्स्ट में ही बात करूँगी। तो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आती थी, कभी कभी बात आती है अभी भी, कि जब इतना हिस्टोरिकल एक योगदान रहा है, इतना ऐतिहासिक योगदान रहा है पूरे सिविल सोसाइटी का, फ्रीडम स्ट्रगल से लेके सारी बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स करने से लेके अभी तक के फूड सिक्योरिटी एक्ट से लेके मनरेगा से लेके, अगर ये वाली रेजिम भी आई तो वो भी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट से, अगर इतना बड़ा योगदान है तो हम लोगों ने उसको कभी पांचवा स्तंभ क्यों नहीं कहा मीडिया के बाद, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा, लेकिन उसको क्यों नहीं कहा, उसको वो मुकाम क्यों नहीं हासिल हो पाया। तो फिर वही बात आती है जो सुबह से आई, कि इतनी सारी चीजें उसके साथ जोड़ दी गई कि क्योंकि वो सरकार की भी एडवर्सरी है, क्योंकि वो एक तरीके से सोसाइटी की भी एडवर्सरी है, मार्केट की भी एडवर्सरी है, तो सबने उसको अपने अगेंस्ट में, जिनके हाथ में सत्ता थी उन्होंने अपने अगेंस्ट में खड़ा पाया उसको। शायद इसलिए उसको उस मुकाम तक, उस लेवल तक शायद नहीं आने दिया गया या नहीं पहुंचने दिया गया कि वो उस मकाम को वैसे हासिल कर पाते। लेकिन उसका तो है वो रोल, उसको आप कभी उसको नकार नहीं सकते। लेकिन अभी धीरे धीरे आखिरी कुछ जो साल है उसके चैलेंजेस की भी पूरी बात हुई, आप सभी लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आज के समय में आपके सामने एक बहुत ही मेजर चेंज, यानी हम लोग एक फ्लक्स की स्थिति में है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग टिक पाएंगे भी कि नहीं। कई लोग ऐसा, यानी कई सेक्टर्स ऐसा सोचती हैं, और उसमें से सिविल सोसाइटी भी, क्योंकि इतने तरह के उस पर दबाव आ रहे हैं कि आखिर हम टिक पाएंगे कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन उससे भी आगे बढ़ता है कि अगर सिविल सोसाइटी नहीं टिक पाएगी तो एक ऐसा फोर्स जो समाज को संतुलित करता है, या जो किसी एक सत्ता को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करता है, या उसको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करता है, मुझे तो ज़्यादा फिक्र है कि वो फोर्स खत्म हो जाएगी।
तो सिविल सोसाइटी के सिर्फ वैसा एक नौकरी जाना या एक सेक्टर खत्म होने जैसा नहीं देखती मैं तो एक पूरा फोर्स खत्म होने की तरह उसको मैं देखती हूँ, और फिर उससे उसको कैसे बचाया जाए या उससे वो चैलेंज से कैसे निपटा जाए जो आज उसके सामने खड़ी हैं। तो उस हिसाब से मैं जब देखती हूँ तो हम लोग का ये जो एक इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं इससे भी काफ़ी क्लोजली जुड़ी रही हूँ, मैंने इसी इनिशिएटिव जो ये वाला है सिविल आख्यान का, उसमें शब्दों के ऊपर बात हो सकती है। नैरेटिव बहुत इजी शब्द लगता है इंग्लिश का, आख्यान थोड़ा टफ सा शब्द लगता है, लेकिन बात सबकी तरफ पहुंच रही है, परसेप्शन बोलिए या नैरेटिव जो बोलिए उसको, तो उसके जब हम लोग उसको देखते हैं कि उसी के थ्रू जो आपके अगेंस्ट में जो टूल यूज होता है, आपको वही टूल यूज करके ही खुद को बचाना पड़ेगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, अगर आपके खिलाफ टेक्नोलॉजी हो रही है तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो आप यानी उससे खुद को अलग नहीं रख पाएंगे कि मैं बिल्कुल अलग खड़ा हो जाऊं और मैं देखूं और मैं सोचूं कि मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं तो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा समाज के लिए सोच रहा हूं, तो मैं तो रह जाऊंगा, मैं तो टिक जाऊंगा, या तो मैं अकेले तो कम से कम टिक ही जाऊंगा, बाकी कुछ हो ना हो। नहीं, हमको ये सब को सोच के एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारे खिलाफ जो हो रहा है वो एक बहुत रणनीतिक तरीके से हो रहा है, स्ट्रैटेजिक तरीके से हो रहा है, तो हमें भी प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली उसको सोच के उसके तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि इस चैलेंज को हम लोग कैसे फेस करें और कैसे इसमें आगे बढ़ें। तो इसमें वही है कि उसीलिए शायद ये स्टोरी टेलिंग या कम्युनिकेशन, जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की बात आई है एज अ सोल्यूशन, कि आप उस चीज़ को, अपने काम को इस तरीके से यानी लोगों के सामने तक ला पाए कि आपके खिलाफ जो एक बहुत लार्जर एक नेगेटिव एक जो वो जनरेट किया गया है, आप उसको उसका एक जवाब दे पाए। लेकिन उसके लिए वो भी यानी वो बहुत आसान काम नहीं है। स्टोरी बताने के लिए आपको बहुत सारी तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी, और वही सबसे उसका इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है कि यानी इसमें जो है कि सबसे बड़ा बात है कि अगर आप एक ऐसा उसके चैलेंज को वो करने के लिए अपना बात रखने की जब भी आप तैयारी करते हैं, तो उसमें मुझे 4-5 पॉइंट हमेशा लगे, जो कि उसमें फिर सत्यनिष्ठा जो बात आ रही है वो भी आ जाएगी, कि एक है ट्रूथ यानी सच्चाई, एक है सिंसियरिटी यानी ईमानदारी, एक है वही जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी, और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। आपको अपने पूरे काम में सबसे पहले ये प्रिपेयर्डनेस, ये वाले पॉइंट्स पे रखना पड़ेगा। आप पूरा ये काम से प्रिपेयर करेंगे, फिर आपके पास फील्ड में आपके पास बहुत स्टोरीज है बताने के लिए। वो मैं खुद से ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं गई हूँ, मैं मिली हूँ लोगों से, मैंने उनसे बात की जब भी, तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आती है, ऐसी ऐसी घटनाएं वो लोग बताते हैं कि जिसको अगर सामने रखा जाएगा तो यानी काफ़ी अच्छे से ये बात, यानी ये नहीं बोलेंगे ना कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक स्टोरी आपकी आपके बारे में लिखी हुई बहुत अच्छे से उस बात को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन उसके लिए जैसे कि सब लोग सुबह से बोल रहे हैं कि आपको अपना इंटरनल यानी जो आत्मावलोकन की, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा कि आपकी कहाँ कहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है, उस पर आपको वर्क करना है, थोड़ा सा आपको अपने सिस्टम्स को थोड़ा सुधारना है, आपको जवाब सारे तैयार रखना है, और आपको ट्रांसपेरेंट रहना है बिल्कुल अपने काम को लेके, कि अगर कोई आपके ऊपर क्वेश्चन उठाए तो उसका आंसर भी देते बनना चाहिए। तो फिर उसके बाद तो फिर आगे मैंने यही सोचा था कि जो आपके पास अभी, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम कहाँ बताएं अपना, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, वो तो आजकल वो चीज़ तो चली गई है। पहले से सोशल मीडिया ऑल्टरनेटिव मीडिया, अब तो ऑल्टरनेटिव मीडिया नहीं, वही मेन मीडिया बन गया है। तो आपके पास इतना प्लेटफॉर्म है, इतनी जगह है अपनी बात को रखने के लिए, तो उसमें आपको कभी भी कोई कमी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग अगर ये सोचे कि ट्रेडिशनल मीडिया हुआ करता था तब शायद अच्छा था, स्टोरी हो जाती थी, लोगों को पता चल जाता, तो वो बात तो आजकल रही नहीं। क्योंकि उस समय में भी वही प्रॉब्लम था, मुझे एनजीओ रिपोर्टर बोलते थे लोग, क्योंकि मैं काफ़ी सारी स्टोरीज एनजीओज के बारे में करती थी, तो लोग मुझे एनजीओ रिपोर्टर बोलते थे। तो लोग उस परसेप्शन को यानी वो नेगेटिव परसेप्शन में बोला जाता था, यानी ऐसा कि ये पक्का इसका कोई इनके साथ सेटिंग है, ये पैसे वैसे ले लेती होगी और ये इनके बारे में स्टोरीज करती होगी। तो उसको ब्रेक
ब्रेक क्या, मुझे ब्रेक करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी कि आप लोगों को कभी भी मेरे स्टोरी में से अगर एक भी फैक्ट या एक भी चीज़ या एक भी इंसिडेंट गलत आप साबित कर पाते हैं तो आप मुझसे बात करिएगा। जो मैंने लिखा है वो अगर सच नहीं है, वो अगर उसमें से कोई भी अतिरंजित है यानी एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो वो अगर आप मुझे प्रूव कर पाए तो मैं मान जाऊंगी कि मैंने कुछ गलत किया है। तो वो कभी प्रूव नहीं हो पाया। नेचुरली मैं थैंकफुल हूँ, मैंने 32 ईयर्स तक स्टोरीज लिखी हैं, आज तक मेरे किसी भी स्टोरी पे, किसी भी फैक्ट पे, किसी भी उस पर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस लेके उतने चीज़ों को यानी काम उस पर करते हुए हम लोग स्टोरी लिखते थे। और वैसे संस्थाओं के साथ जिनका उतना ट्रस्टवर्दीनेस है, जिसका प्रूवन है काम, जिनका फील्ड में जाके क्रॉस चेक किया जा सकता है, वैसे लोगों का हेल्प लेके लिखते थे। तो अपने आप से वो एक बन गया कि भाई ये सच है। और ऐसे करके बहुत बड़े बड़े उसमें इंटरवेंशंस भी हुए, करने पड़े लोगों को, क्योंकि जो बातें लिखी गई वो सच है। तो इफेक्ट तो बहुत होता है। और इसमें यानी कोई वो नहीं है कि एक नैरेटिव बन गया तो उसको कभी आप तोड़ नहीं सकते या उसको कभी आप हटा नहीं सकते। ये मैं बिल्कुल गलत बात है यानी उसको। और लेकिन हमारा सिर्फ शायद ये उसमें से प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने आप ही दिखना चाहिए, हमें बताने की क्यों ज़रूरत है इसको। तो वो अब बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने वही शुरू में कहा कि जो टूल आपके खिलाफ यूज़ होता है, उसी टूल को, उसी तरह की चीज़ को आपको भी शायद यूज़ करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ के बताना पड़ेगा, लेकिन आपको सच्चाई बताना पड़ेगा, आपको फैक्ट के साथ बताना पड़ेगा, आपको एविडेंस के साथ बताना पड़ेगा। आप एक भी चीज़ झूठ नहीं बोलेंगे, आप एक भी चीज़ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, तो कभी आपके खिलाफ ऐसे क्वेश्चंस और वो खड़े नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आई हूँ, क्योंकि जो थियोरेटिकल और जो बड़े जो थॉट्स है वो सब सुबह से बोले जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यानी ये बात पे आ जाऊं कि कैसे। तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि ये जो हम लोग साथी है, ऐसे कई जगह पे ऐसे लोगों से हम लोग बात करते हैं कई स्टेट्स में, और उन लोग साथ में भी आते हैं, बैठते हैं, तो इनका एक अगर नेटवर्क बनता है और इन लोग अगर एक साथ काम करना शुरू करते हैं और अगर अंदर से यानी बिल्कुल ज़मीनी जो सच्चाइयाँ हैं उसको सामने लाना शुरू करते हैं, तो हो सकता है सब लोग लिखने में एक्सपर्ट ना हो, सब लोग वीडियो बनाने में एक्सपर्ट ना हो, सब लोग ब्लॉग करने में एक्सपर्ट ना हो, सब लोग रील बनाने में ना हो, लेकिन किसी ना किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट है, उसका एक बड़ा सा पूल बन सकता है, उसमें मॉडल खड़े हो सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल सेट किए जा सकते हैं, वो एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस को, एक दूसरे की स्टोरीज को यूज़ कर सकते हैं, एक बड़े फॉर्म में उसको सामने ला सकते हैं और एक बड़ा पिक्चर सामने रख सकते हैं। ऐसा मुझे होप है। मैं सोचती हूँ कि यानी अभी मेरी एक साथी से बात हुई थी इसी काम के सिलसिले में, तो वो मुझसे कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि अब तो शायद रेत मुट्ठी से फिसल रही है। यानी वो मायूस थे कि उनको लग रहा था कि अब शायद बहुत सारे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, अब काम नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि लोग भी हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन फिर वो खुद ही कहने लगे कि लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तो हम करते रहेंगे और हमें ये यकीन है कि हमारा छोटा सा काम कहीं ना कहीं एक बड़े काम का हिस्सा बनेगा और वो एक बड़ा उसका एक फ़ायदा होगा। तो मैं भी वही हिसाब से इसको देखती हूँ और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को अंदर तक समझेंगे कि आप लोग का क्या बड़े पिक्चर में आप लोग कहाँ पे आप लोग का इम्पोर्टेंट रोल है, आप सबका छोटा छोटा काम मिलके क्या बड़ा काम कर रहा है, वो समझ के जब आप इसको एक सामने लाएंगे तो ज़रूर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी।